जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम एमपी टेट वर्ग 3 से संबंधित पेड़ पौधों के बारे में पढ़ेंगे। आपके टॉपिक में है पेड़ पौधे, उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, पेड़ पौधे के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। अपना एक टेलीग्राम है जिससे लगभग 3000 लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़ सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रैक। ठीक है, और ज्वाइन हो जाना है। तो आज हम विस्तृत रूप से पढ़ेंगे पेड़ पौधों के साथ मानव का बहुत पुराना संबंध है। बिल्कुल सही बात है। वृक्षों के अभाव में जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। सभी को पता है कि हमें जो ऑक्सीजन प्राप्त होती है वो कहाँ से होती है? वृक्षों से। अगर वृक्ष नहीं तो जीवन नहीं। ठीक है, पेड़ पौधे जीवन की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तथा उसका पालन पोषण भी करते हैं। पेड़ पौधे केवल सौंदर्य एवं सुरक्षा के साधन ही नहीं अपितु हमारे जीवन दाता है। सभी को पता है कि जो पेड़ पौधे हैं इनसे ही हमारा जीवन है ना। ये हमें जो है सौंदर्य एवं सुरक्षा तो प्रदान करते हैं, लेकिन हमारे जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी है ना। तो वृक्षों एवं पर्यावरण का गहरा संबंध है। प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए धरती के 33% भाग पर वृक्ष होना आवश्यक है। ये चीज आपको याद होनी। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी के संतुलन बनाए रखने के लिए धरती पर कितने प्रतिशत वृक्षों का होना जरूरी है? तब आपका उत्तर होगा 33%। ठीक है, याद रख लेना। एक प्रश्न यहाँ से आपका बन सकता है। वृक्ष जीवनदायक हैं, ये वर्षा लाने में सहायक होते हैं, धरती की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाते हैं। वृक्षों की कृपा से ही भूमि का कटाव रुकता है। आपने देखा होगा कि नदियों द्वारा बरसात में भूमि का कटाव होता है ना। याद रख लेना। आपसे अगर पूछा जाएगा कि भूमि के कटाव में कौन सहायक होता है, मतलब भूमि के कटाव में बचाने के लिए या मिट्टी का अपरदन रोकने के लिए कौन सहायक होता है, तब आपका उत्तर होगा वृक्ष। वृक्ष सर्वेदक हो जाए। इनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को जकड़े रहती हैं, जिससे पानी में जो है उड़ नहीं वो कटाव नहीं हो पाता। ठीक है, सूखा कम पड़ता है तथा रेगिस्तान का फैलाव रुकता है। वन एवं वृक्ष ध्वनि प्रदूषण भी रोकते हैं। यदि शहरों में उचित अनुपात में वृक्ष लगा दिए जाएं तो प्रदूषण की भयंकर समस्या का समाधान हो सकता है। वनों में लगे वृक्ष ही नदियां, झरनों एवं अन्य प्राकृतिक जल का स्रोत के भंडार माने जाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त वृक्षों से हमें लकड़ी, फूल पत्ते, खाद्य पदार्थ, गोंद है ना, अन्य सामान मिलता है। जैसे उद्योगों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे वैसे वृक्षों की संख्या घटती जा रही है। वाहन बढ़ते जा रहे हैं, वाहनों की संख्या बढ़ने के साथ साथ वृक्षों की आवश्यकता भी बढ़ती जाएगी। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना योगदान देना पड़ेगा। अपने घर, मोहल्ले, ग्राम में बड़ी संख्या में पेड़ लगाने होंगे। पेड़ पौधे तो हमारा जीवन है, हम पेड़ पौधों से हैं, पेड़ पौधे हमसे हैं। भारत सरकार ने वृक्षों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सन 1952 ईस्वी में वन महोत्सव या वृक्षारोपण कार्यक्रम भी प्रारंभ किया था। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा दोस्तों, आपसे पूछा जाएगा कि वन महोत्सव या वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो 1952 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा की गई। यहाँ से आपको एक प्रश्न जो है यहाँ से बनेगा। ठीक है, याद रख लेना है। जो प्रतिवर्ष जुलाई माह में संपूर्ण भारत में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जुलाई माह में मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ठीक है, वृक्षों की कटाई रोकने के लिए कानून भी बनाए गए। हम सांस द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पौधे हमारे द्वारा छोड़ी गई प्रदूषित कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें अनेक प्रकार के अनाज, फल, सब्जियां आदि देकर हमारा भरण पोषण करते हैं। साथ ही घर तथा फर्नीचर बनाने के लिए, लकड़ी जलाने के लिए ईंधन, सजावट के लिए सुगंधित पुष्प, अनेक प्रकार की औषधियां प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे मनुष्य के लिए ही नहीं पशु पक्षियों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। पेड़ पौधे के अभाव में अनेक पशु पक्षियों का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आपको पता होगा कि अनेक जो पशु पक्षी होते हैं उनका आवास जंगल में होता है, पेड़ पौधे ही उनके आवास होते हैं, है ना। तो इनका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा पशु पक्षियों का पेड़ों के अभाव में, है ना। पेड़ों के अभाव में पशु पक्षियों के नहीं, संपूर्ण जो है जनजीवन का जो है नष्ट हो जाएगी। पौधों का वर्गीकरण देखो। संसार में विभिन्न प्रकार के पौधे हैं जो संरचना, रूप व आकार से में एक दूसरे में भिन्न है। कुछ समानताओं व असमानताओं के जो है आधार पर किया गया वर्गीकरण पूर्ण व सुव्यवस्थित अध्ययन के लिए आवश्यक है। सर्वप्रथम थियोफ्रेस्टस 370 से 285 BC ने
पौधों का वर्गीकरण उनके रूप और परिणाम के आधार पर किया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पौधों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया, तब आपका उत्तर होगा थियोफ्रेस्टस ने। कब किया? 370 से 285 बीसी में, है ना। उनके रूप और परिमाण के आधार पर किया गया। इन्हें वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपसे यहां से चौथा क्वेश्चन आपका बनेगा कि वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी को याद रख लेना है, ठीक है। बहुत बढ़िया आंसर दोस्तों। अगर आपको थोड़ा भी ये लाभदायक है, समझ में आ रहा हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। थियोफ्रेस्टस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिया, है ना, प्लैंटारम में लगभग 480 पौधों का वर्णन किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। यहां से आपसे पूछा जाएगा कि हिस्टोरिया प्लैंटारम एक किसकी पुस्तक है, तब आपका उत्तर होगा थियोफ्रेस्टस का, थियोफ्रेस्टस की, है ना। इसमें किसका वर्णन है, तो पौधों का वर्णन है। कितने पौधों का वर्णन है? 480 पौधों का वर्णन है। ये चीज याद रखनी है। स्वीडिश वैज्ञानिक कोरोलस लीनियस 1707 से 1778 ने पौधों के वर्गीकरण पर जेनेरा प्लैंटारम पुस्तक लिखी। आपको याद रख लेना है, जेनेरा प्लैंटारम पुस्तक किसने लिखी है, तो वो लिखी है कैरोलस लीनियस ने। कब लिखी है? 1707-1778 के आसपास, है ना, पौधों के वर्गीकरण में, है ना, जिनमें पुष्पों में पाए जाने वाले जननांगों के आधार पर पौधों को विभाजित किया। ओसवाल्ड टिप्पो का आधुनिक व जातीय वृत्तीय ढंग में से किया गया वर्गीकरण सर्वमान्य माना जाता है। किसका? ओसवाल्ड टिप्पो का। सभी को लिखना है, आधुनिक व जातीय वृत्तीय ढंग से किया गया वर्गीकरण, ये वर्गीकरण किसने किया है, तो ओसवाल्ड टिप्पो ने किया है। ये चीज याद रखनी है। संपूर्ण पादप जगत को 3 उपजगत थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में बांटा गया है। याद रख लेना है, आपसे यहां से क्वेश्चन बनेगा, संपूर्ण पादप जगत को कितने उपजगत में बांटा गया, तब आपका उत्तर होगा 3। आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये चीज आपको याद रखनी है। अब दोस्तों बात करते हैं हम शैवाल। शैवाल की बात करेंगे। शैवाल पर्णहरि में युक्त संवहन ऊतक रहित थैलोपाइटस हैं, जिसके थैलस में वास्तविक जड़ें, तना एवं पत्तियां आदि नहीं होते। इनमें सूक्ष्म एक कोषीय पौधे से लेकर विशालकाय बहुकोषीय पौधे पाए जाते हैं। हरे शैवालों में पर्णहरिम और कैरोटीन होता है। हरे शैवालों में क्या होता है? पर्णहरिम और कैरोटीन होता है। लाल व भूरे शैवालों में समुद्री होते हैं। लाल शैवालों का लाल रंग जो होता है वो फाइकोएरिथ्रिन तथा फाइकोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट 7वां क्वेश्चन यहां से आपका बनेगा। आपसे अगर पूछा जाएगा कि लाल शैवालों का लाल रंग जो होता है वो किसके कारण होता है, तब आपको याद रख लेना है फाइकोएरिथ्रिन तथा फाइकोसाइनिन के कारण होता है ना। भूरे शैवालों में फ्यूकोजेंथिन वर्णक पाया जाता है। याद रख लेना आपको। शैवाल ताजे जल, गर्म जल के झरने, समुद्र, गीली मिट्टी, पेड़ों के तनों व चट्टानों पर पाए जाते हैं। कुछ शैवाल अधिपादप के रूप में दूसरे पौधों पर पाए जाते हैं, जैसे ऊडोगोनियम प्रोटोडर्मा एक ऐसा शैवाल है जो कछुओं की पीठ पर पाया जाता है। आपसे अगर पूछा जाएगा निम्न में से बताइए कौन सा शैवाल कछुओं की पीठ पर पाया जाता है, तब आपको याद होनी चाहिए ऊडोगोनियम और प्रोटोडर्मा। ये जो शैवाल होते हैं वो कछुओं की पीठ पर पाए जाते हैं, है ना। केलिडोफोरा घोंगे के ऊपर रहता है। इतना ही नहीं, कुछ शैवाल तो जंतुओं के शरीरों के अंदर भी वास करते हैं, जैसे जूक्लोरेरा नामक शैवाल निम्न वर्गीय जंतु हाइड्रा के अंतर्गत पाया जाता है। जूक्लोरेरा हाइड्रा का संबंध सहजीवन का एक उदाहरण है। कुछ शैवाल परजीवी हुई होते हैं, जैसे सीफेल्यूरोस, है ना, ये परजीवी है जो चाय, कॉफी आदि की पत्तियों पर परजीवी होता है। पेड़ों की छालों, दीवारों तथा चट्टानों आदि में साइमनसिएला शैवाल पाया जाता है। ऑसिलेटोरिया मनुष्य व दूसरे जंतुओं की आंतड़ियों में पाया जाता है। याद रख लेना, अगर आपसे पूछा जाएगा कि मनुष्य व जंतुओं की
आंतड़ियों में पाए जाने वाला शैवाल कौन सा है? तब आपका उत्तर होगा ऑसिलेटोरिया। यहाँ पर साथियों हम देख रहे हैं विशेष स्मरणीय तथ्य, मैक्रोसिस्टिस और नेरियोसिस्टिस सबसे बड़े शैवाल हैं जिन्हें गैंट कैल्प्स कहते हैं। सभी को याद रख लेना है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे बड़े शैवाल कौन से हैं, तब आपको मैक्रोसिस्टिस और नेरियोसिस्टिस पता होनी चाहिए, जिन्हें गैंट कैल्प्स कहते हैं। ठीक है, याद रख लेना है। अल्वा को साधारण जो है सी लेट्यूस जो है कहते हैं, सभी को याद रख लेना है। ठीक है, ट्राइकोडेसिमियम इरीथ्रियस एक हरी नीली शैवाल है जो सागर के जल के ऊपर तैरता है तथा जिसके कारण उस सागर का जो रंग है वो लाल मालूम पड़ता है। कुछ नील हरित शैवालों जैसे माइक्रोसिस्टिस, ओसिलेटोरिया, लिंगबिया आदि के कारण वाटर ब्लूम्स कहलाते हैं। कुछ नील हरित शैवाल जैसे एनाबिया, नोस्टॉक, सिलेंड्रोस्पर्मम, है ना, ऑलोसाइरा, ओसिलेटोरिया आदि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं, है ना। अगर आपसे पूछा जाएगा कि निम्न में से बताइए कौन से शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक हैं, तब आपका उत्तर होगा नोस्टॉक, सिलेंड्रोस्पर्मम, है ना, ऑलोसाइरा और ओसिलेटोरिया ये होते हैं। याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नो स्टॉक तथा एनाबेना में एक विशिष्ट संरचना पाई जाती है जिसे हेट्रोसिस्ट कहते हैं। नील हरित शैवाल का नया नाम साइनोबैक्टीरिया दिया गया है। किसका? नील हरित का, साइनोबैक्टीरिया। बर्फ पर उगने वाले शैवालों को क्राइटोफाइटिक शैवाल कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनेगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बर्फ पर उगने वाले शैवालों को क्या कहते हैं, तब आपका उत्तर होना चाहिए क्राइटोफाइटिक शैवाल कहते हैं, जो कि हिमशकरों को भिन्न भिन्न रंग प्रदान करते हैं, जैसे रेड शो के कारण, येलो शो के कारण, ग्रीन शो के कारण। ठीक है, इनको आपको याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं। शैवालों में लिंगी प्रजनन के उपरांत भ्रूण नहीं बनता। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन करते हैं फाइकोलॉजी कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शैवाल के बारे में आपको याद होनी चाहिए, है ना। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी कहलाता है ना। माइक्रोसिस्टिस, क्रोकोकस, ऑसिलेटोरिया और एनाबीना आदि शैवाल जलाशय में जल उफान उत्पन्न करके गंध उत्पन्न करती हैं और पानी सड़ जाता है तथा मछलियां मर जाती हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के अंतर्गत मांस एवं लिवरवर्ट्स आते हैं। ब्रायोफाइटा भ्रूण बनाने वाले पौधों का सबसे साधारण व आद्य समूह है। इसमें संवहन ऊतक नहीं होता। ये पौधे स्थलीय होने के साथ साथ छायादार व नम स्थानों पर उगते हैं और इन्हें अपने जीवन में पर्याप्त आर्द्रता की आवश्यकता होती है। अतः कुछ वैज्ञानिक ब्रायोफाइटा समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहते हैं। इनका मुख्य पौधा युग्म कोदभिद होता है। इस वर्ग के सदस्य आकार में सूक्ष्म होते हैं। इस वर्ग का सबसे बड़ा पौधा है डासोनिया। युग्म कोदभिद के मूल भागों को छोड़कर शेष भाग में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिसके कारण ये आत्मपोषी होते हैं। युग्म कोदभिद में विविध प्रकार का वर्दी जनन होता है, जैसे विखंडन, जैमा, है ना। ये और भी देखते हैं इसके बारे में। ये देखो, ट्यूबर, प्रोटोनीमा, पत्र प्रकलिका द्वारा माली गुटी ग्रेफ्ट बांधने के लिए मांस घास का प्रयोग करते हैं। इस मांस घास को स्फेगनम कहते हैं, याद रख लेना। ब्रायोफाइटस छोटे थैलसनुमा होते हैं। इनमें तने एवं पत्तियों की तरह रचनाएं मिलती हैं। इनमें जड़ें हमेशा अनुपस्थित होती हैं, किंतु थैलस के अभ्यक्ष सतह से तंतु की तरह कई रचनाएं निकलती हैं, जिन्हें मूलांग कहा जाता है। ये पौधों को स्थिर रखने और भूमि से खनिज लवण का अवशोषण करने में सहायक होती हैं। ब्रायोफाइटस में पीढ़ी एकांतरण स्पष्ट रूप से पाया जाता है। दोनों पीढ़ियां युग्म कोदभिद तथा बीजाणुभिद कहलाती हैं। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। टेरिडोफाइटा देखो, टेरिडोफाइटा। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे।
अंग्रेजी अध्ययन में हम टेरिडोफाइटा से पढ़ेंगे। ये बहुत ही सूक्ष्म पौधों के बारे में यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और यहाँ से लगभग हमने जितना भी अभी 14 मिनट का या 15 मिनट का वीडियो देखा है, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके क्लियर हुए होंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से दोस्तों आपके पूरे पर्यावरण से संबंधित हमारा परिवार, भोजन श्रृंखला, खेल और भी जो भी है, अंतरिक्ष विज्ञान है, प्राकृतिक संसाधन, इनके सभी वीडियो उपलब्ध हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देखें, चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखें, सारे के सारे वीडियो सीक्वेंस से आपको मिलेंगे और निरंतर आपको इसी प्रकार से अभ्यास कराया जा रहा है। साथ ही प्रश्न उत्तर भी इस वीडियो जब अपना ये खत्म होगा पूरा चैप्टर, उसके बाद आपको अभ्यास कराया जाएगा, प्रश्न भी आपको इस चैप्टर से दिए जाएंगे। तो वीडियो को सभी लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।